नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हिमालय एजुकेशन हब में। मैं योगेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होंगे सभी लोग? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज अब हम सेशन जो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी, उस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। अच्छी तरह से आगे भी अपन इसी तरह से टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं जल्दी ही। अब देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप स्कूल व्याख्याता की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको बहुत गहनता से आपको पढ़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो अपन क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। आपको ये बताना है कि ये 5 समितियां हैं: तारकुण समिति, सरकारिया समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, राजमनार समिति। अब आपको इन 5 समितियों में से आपको ऐसी समितियों के बारे में आपको देखना है जो चुनाव सुधार से संबंधित हैं। अगर अपन बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चनों की बात करें, तो मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पहला है तारकुण समिति। ये जो तारकुण समिति है, ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। इस समिति को 1974 में बनाया गया, 1974 से 75 में, आप समझ लो। और उसमें मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति में कहा गया, सिफारिश की गई सरकार को कि जो राजनीति, जो मान्यता प्राप्त दल हैं, उनकी आय, उनके खातों में कितना पैसा है, इनका हिसाब भी चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और इसमें मुख्य सिफारिश किया की गई, जो वयस्क मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष, वोट देने की जो आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर मेरे प्यारे बच्चों कितना किया गया बेटा? 18 वर्ष किया गया। जो 21 वर्ष मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना वर्ष किया गया बेटा? 18 वर्ष किया गया। किस समिति की सिफारिश पर किया गया बेटा? तारकुंड समिति की सिफारिश पर किया गया। आगे बात करें, सरकारिया समिति की बात करें, तो इसका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों 1983 में बनाई गई समिति थी। इसका संबंध मेरे प्यारे बच्चों केंद्र व राज्य के संबंधों से इसकी समिति है। और अगर अपन बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका संबंध नहीं है। तीसरी समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका संबंध भी किससे है मेरे प्यारे बच्चों? चुनाव सुधार से है। और बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चों 1998 में किया गया था। अगर अपन बात करें इसने कौन सी सिफारिश की गई जिसमें चुनाव सुधार अच्छी तरह से हो, इन्होंने कहा कि जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उनका जो खर्चा होता है वो सरकारें उठाएंगी। ये इस समिति की सिफारिश ने कहा, सिफारिश की इस समिति। अगली दिनेश गोस्वामी समिति, इसका संबंध भी मेरे प्यारे बच्चों चुनाव सुधार से है। और इस समिति का जो गठन हुआ 1990 में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति ने क्या कहा? इस समिति ने कहा कि अवैध रूप से जो वोटिंग बूथ हैं, उनको हड़प लिया गया। काफी बार ऐसा होता है ना कि दंगे, ये जो उपद्रव होता है, दंगे फसाद हो जाते हैं, जो वोटिंग की जो पेटी होती है उसको उठा के ले जाते हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए चुनाव सही नहीं हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोबारा चुनाव करवाने की सिफारिश किस समिति ने की मेरे प्यारे बच्चों? दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की जाती। अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति की बात करें, तो इस समिति ने एक सिफारिश और की कि ईवीएम का प्रयोग, किसका प्रयोग होना चाहिए? ईवीएम मशीन का प्रयोग होना चाहिए। कि चुनाव में जो वॉलेट पेपर से जो चुनाव हो रहे हैं, वो ना होकर ईवीएम
मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए। पारदर्शिता के लिए, जल्दी रिजल्ट के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए? ईवीएम का। तो आप ये देखो 1 3 4 किस में आ रहा है? 1 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए आंसर होगा बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। तारकुण समिति ने मुख्य काम क्या किया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। वोटिंग जो वोट देने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना वर्ष किया गया? 18। ये इसका संबंध नहीं है। इसने क्या किया गया? जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें जो खर्चा हो रहा है वो सरकार उठाएगी, इन्होंने ये सिफारिश की। इनमें क्या किया? अवैध तरीके से जो पोलिंग बूथ है उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, वहां चुनाव दोबारा हो, और ये कहा गया कि चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग होना चाहिए। ये किस समिति ने कहा बेटा? दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा बेटा। एक एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन असमान है। समान अधिकार प्राप्त नहीं है, असमान अधिकार प्राप्त है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है इसमें? असत्य, असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य देखना है आपको। ठीक है ना, आपको क्या देखना है बेटा? सत्य चीजें देखनी है। ठीक, अब देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको उसको उतना ही वेतन दिया जाना चाहिए, उतना ही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मेरे प्यारे बच्चों 2,50,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है बेटा? 2,50,000 रुपए। याद रखना, आपने देखा होगा अनुसूची 2 में किसकी बात हो रही है बेटा? अनुसूची 2 की बात हो रही। अनुसूची 2 में कहा गया संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख। संवैधानिक पदाधिकारी कार्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। वेतन भत्तों का क्या किया गया? इसमें उल्लेख किया गया, उल्लेख है किया गया। संवैधानिक पदाधिकारी वे पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सभी राज्यों के राज्यपाल, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख किस में किया गया है? अनुसूची 2 में किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? 2,50,000 रुपए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, ये भी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक भी बना, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 और 3 सही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 2 और 3 सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को अपन बारीक बारीक से अच्छी तरह से देख रहे हैं बेटा। ठीक है, तो मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, आपको मजा आने वाला है क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत के निर्वाचन आयोग से निम्नलिखित में से कौन कृत्य है? देखो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना? नहीं, इसका निर्वाचन नहीं करवाता है। नगर पालिकाओं, नगर निगमों के निर्वाचन करवाता है? ये भी नहीं करवाता है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय? नहीं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोई नहीं होगा बेटा। आपको अच्छी तरह से एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं बेटा, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे हम फर्स्ट ग्रेड का बैच भी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है?
चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नहीं यही है, इसी का नहीं। चुनाव चिन्ह, ये भी सही है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी सही है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, ये भी सही है। मतलब ये चुनाव आयोग के काम है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। अगला, अब देखो आपका टॉपिक जो 10 है न्यायपालिका के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय, मतलब ये तो आपको हाई कोर्ट की बात कर रहा है बेटा, और ये किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है कि न्यायाधीशों को हटाने की रीति समान है, समान होती है। और वो रीति होती है सिद्ध व कदाचार। सिद्ध व कदाचार के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसकी नियुक्ति भी मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यहाँ के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति होता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है? नियुक्ति करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अधिवचन नहीं कर सकता। कर सकता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? केवल एक होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? केवल एक होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ रहे हैं एक एक चीज को बेटा, तो आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपन करते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और स्थिति को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अब ये क्षेत्राधिकार क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों का उल्लेख किया गया है। कुछ क्षेत्राधिकार मैं आपको बताता हूं, जैसे एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? इस क्षेत्राधिकार में उन मामलों की सुनवाई होती है जिसका अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। वे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और नहीं कर सकता है। जैसे कुछ मामले होते हैं, जैसे केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, राज्य सरकार प्लस राज्य सरकार, ऐसे जो विवाद हो जाते हैं, या केंद्र सरकार की और किसी राज्य की सरकार के साथ विवाद हो गया, तो इनकी सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, सीमा को लेकर किसी भी क्षेत्र में कोई विवाद हो गया, तो ऐसी चीजों को सुनवाई करने का काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही इनकी सुनवाई कर सकता है, वो क्षेत्राधिकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एकमेव व प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरे क्षेत्राधिकार की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब इसका मतलब क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। वे मामले जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी हो और हाई कोर्ट को भी हो, दोनों ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, वे सभी मामले कौन से क्षेत्राधिकार में आएंगे? समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मान लो अब मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो आप मुझे बताओ मौलिक अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट तो मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 32 के तहत मेरे प्यारे बच्चों सुनवाई करता है। और अगर बात करें इन मौलिक अधिकारों पर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? सुनवाई करता है। एक
अगर अगला क्षेत्राधिकार की बात करें तो तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूं, समझना। जैसे इसमें दो तीन तरह की अपील होती हैं। पहली है मेरे प्यारे बच्चों संवैधानिक अपील, दूसरी है मेरे प्यारे बच्चों दीवानी अपील, तीसरी है मेरे प्यारे बच्चों फौजदारी अपील, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट अपील। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या आता है, इसमें क्या आएगा, संवैधानिक अपील, वे मामले जो संविधान से रिलेटेड हो, ऐसे मामले किसमें आएंगे बेटा, संवैधानिक अपील में आएंगे। दीवानी अपील में कौन से आएंगे बताओ, संपत्ति से संबंधित, संपत्ति से संबंधित मामले किसमें आएंगे बताओ, दीवानी अपील में आएंगे। फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़े से, लड़ाई झगड़े से संबंधित मामले किसमें आएंगे बेटा, फौजदारी में आएंगे। विशिष्ट अपील का मतलब जनहित याचिका, ऐसे मामले जो जनता के द्वारा जो जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कुछ मुद्दे अखबार में देखे, तो ऐसी याचिका क्या कहलाती है बेटा, जनहित याचिका कहलाती हैं। तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। एक अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों चौथा हो गया आपका अपीलीय के बाद में क्या आता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। एक आता है पुनः विचार, पुनः विचार से संबंधित क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का मतलब क्या हो गया कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाध्य नहीं किया गया, वो परामर्श दे या नहीं दे, स्वतंत्र है वो। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है, अब इस क्वेश्चन को अपन आंसर देते हैं। निचली अदालत द्वारा बरी किए व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दी, तो ये किस में आएगा बताइए, अपीलीय में आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आगे संविधान के लागू होने से पूर्व प्रसविदा, तो ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार में आएगा। संघ के दो राज्यों से मध्य विवाद, संघ के दो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो अब बताओ ये किस में आ रहा है, ए का दो, बी का तीन, तो आंसर आएगा बताओ सी आंसर आएगा बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बेटा, सी आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ आप। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, परंतु यह बैठक किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से ऐसा निर्णय ले। नहीं, ऐसा नहीं है, इनको अधिकार ही नहीं है। राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे, हाँ वेरी गुड, राष्ट्रपति इनकी अगर स्वीकृति देता है तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली से बाहर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें, सुप्रीम कोर्ट की बैठकें हो सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय। और ये याद रखना, स्थान सुप्रीम कोर्ट के का स्थान दिल्ली होगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 130 में। अरे किसमें कहा गया है बताओ, अनुच्छेद 130 में कहा गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, टॉपिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कथनों। अब बताओ, ये बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में यहां से मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो वहां पे आपको ये चीजें, आयोग आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है बेटा। आप पिछला पेपर उठाना, आयोग से क्वेश्चन बहुत काफी आए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपन जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो अपन सभी चीजें अपन अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना पहली चीज तो 12 अक्टूबर को हुई बेटा, अक्टूबर 1993 को हुई। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बेटा,
रंगनाथ मिश्र थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। अब इधर देखो, इसको अब पढ़ते हैं। इसमें कौन असत्य, असत्य चीज देखनी है आपको। मानवाधिकार संरक्षण, इसके ऐतिहासिक स्रोत का विवरण, विवरण हमें पेरिस सम्मेलन अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई है। वेरी गुड, ये सही है, गलत नहीं है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक समिति के द्वारा, ये भी सही है बेटा। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र थे। नहीं 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 नहीं, अरुण कुमार मिश्र तो वर्तमान है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये तो, वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये तो, ठीक है। तो यही गलत हो गया बेटा, ठीक है ना। 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। क्या होगा बेटा? सी आंसर होगा, यही गलत है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देख लिया होगा चित्र से। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब असत्य कथन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, इस चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भागीदारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये सही है, असत्य नहीं है। इस चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के बाद नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया, ये गलत है। इस चुनाव में 65.79% मतदान हुए, ये भी सही है। इस लोकसभा का चुनाव कुल 7 चरणों में हुआ, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये भी नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा बेटा। शेड्यूल टॉपिक राष्ट्रीय स्तर पर आयोग व बोर्ड। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो आयोग आते हैं, इन क्वेश्चनों के ऊपर भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ठीक है। देखो, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का कर्तव्य संघ और राज्य के बीच राजस्व संसाधनों के विवरण के बारे में सिफारिश करना है। वेरी गुड, ये भी सही है, ठीक है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष नियुक्त किया जाता है, यह भी सही है। यह राज्यों को केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण के लिए राजस्व जुटाता है, नहीं ये गलत हो गया। यह राज्यों को केंद्रीय अनुदान के लिए बाजार में पैसा उधार देता नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा बताओ? कथन 1 और 2 क्या होंगे इसमें? सही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, कैसे आपको करना पड़ेगा, अच्छी तरह से आपको एक एक चीज के बारे में आपको देखना है बेटा, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 338A मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त ICIC की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य हैं? अब इनकी समिति के सदस्य कौन कौन है? प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। तो अब ये देख लो 1, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये द्वारा नामित नहीं, ए आंसर होगा। बताओ ये सही है ना? ए आंसर होगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य की पहचान कीजिए। अब असत्य कथन की पहचान कैसे करें अपन? इनको अच्छी तरह से एक एक चीज को बेटा बारीकी से अपन को देखना है और पढ़ना है आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की सिफारिश संस्थानम समिति द्वारा भ्रष्टाचार निवारण द्वारा की गई, ये भी असत्य की पहचान कीजिए, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ के तहत वारंट द्वारा की जाती है, ये भी सही है।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 3 साल व 62 वर्ष तक पद पर धारण बना रह सकता है। ये गलत है, ये गलत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। आज अपन ने 20 क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व किए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा एक एक क्वेश्चन। और इनके डिटेल के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। यहाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। और वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। इसी समय मिलेंगे कल मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार।